हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट 60 एमसीक्यूज जो कि बेस्ड हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज पर। और ये सभी वही एमसीक्यूज हैं जो कि सभी तरह के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें हम इन तीनों पे बेस्ड जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सभी एक एक करके अच्छे से देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। तो अगर हम बात करें तो 5 आर्टिकल्स जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें जो हमारे मौलिक अधिकार वर्णित हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं, वो विदेशियों के लिए नहीं है। और अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में बात हो रही है आर्टिकल 19 की, जो कि इनमें शामिल है, इसलिए यह विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। अगर बात करें ऑप्शन सी की, तो ये बात करता है आर्टिकल 29 की, वो भी इनमें शामिल है, इसलिए ये भी विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। अगर बात करें ऑप्शन डी की, तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ये भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है, इसलिए ये भी विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, इक्वलिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14, जो कि विदेशियों और भारतीय नागरिक दोनों के लिए अवेलेबल है। आगे है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा था। तो ये बात डॉक्टर अम्बेडकर ने बोली थी आर्टिकल 32 के लिए। आंसर है ऑप्शन डी। हम बात करें आर्टिकल 32 की, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि अपने आप में एक मौलिक अधिकार है और दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की इन्फोर्समेंट की, तो अगर किसी भी तरह से हमारे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस आर्टिकल के अंतर्गत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में भी हम, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो उसके लिए हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कौन सा आर्टिकल अवेलेबल है? 226, जिसका दायरा आर्टिकल 32 से भी ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 प्रकार की रिट्स ही इशू कर सकते हैं और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघना के लिए। लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं वो अन्य जो मैटर्स हैं उनके लिए भी रिट्स इशू कर सकते हैं। इसीलिए ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। और इसी को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोला जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे हमारा क्वेश्चन है, अवैध हिरासत से किसी व्यक्ति को मुक्त कराने हेतु कौन सी रिट जारी की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया जाता है तो उसके लिए कौन सी रिट जारी की जाएगी? उसके लिए रिट जारी की जाएगी हेबियस कॉर्पस। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, मतलब कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए। कहां प्रस्तुत किया जाए? हमारे सामने। ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा।
आगे है, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आर्टिकल 17 के द्वारा। आर्टिकल 17 में ये घोषणा की गई है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका पालन दंडनीय अपराध होगा। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत दो कानून, अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 और बाद में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 पास किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी और बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? इसके लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 23। आंसर है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जो भी फोर्स्ड लेबर हैं उनका निषेध किया जाता है और ये अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त है। यहां पर अगर बात करें तो बेगार, बेगार का अर्थ है बिना वेतन के किसी से जबरन काम करवाना। और मानव तस्करी, मानव तस्करी में जैसे महिलाओं, बच्चों या अन्य व्यक्तियों की खरीद फरोख्त करना, ये मानव तस्करी में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खतरनाक उद्योगों में रोजगार पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 24 में। आंसर है ऑप्शन बी। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, किसी माइन या अन्य खतरनाक उद्योग में काम पर नहीं लगाया जा सकता। आगे है, निजता का अधिकार किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो जो निजता का अधिकार है ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है, इसके अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21 किसके लिए है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 2017 में एक हिस्टोरिकल जो डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हम बोलते हैं जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, कानूनी सहायता और निजता का अधिकार इसी में शामिल होते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? और अगर बात करें तो जो ऑप्शन सी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। और ये कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है? 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए।
किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे और ये अमेंडमेंट कब हुई थी? 1976 में। और इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। विवेक और धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है? तो यह स्वतंत्रता हमें मिलती है आर्टिकल 25 के द्वारा, जिसमें हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये अधिकार हमें देता है आर्टिकल 25। किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर लगाने पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो ये व्यवस्था करता है आर्टिकल 27। किसी भी व्यक्ति से किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स नहीं लिया जा सकता, ये इसमें वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य निधि से पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन बी। अल्पसंख्यकों की के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? इसके लिए है आर्टिकल 29, जिसमें जो माइनॉरिटीज हैं वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये प्रावधान है आर्टिकल 30 में। सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो यह शक्ति दी गई है आर्टिकल 33 के द्वारा। आंसर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, जिसमें पुलिस बल, आर्मड फोर्सेस, खुफिया एजेंसियों आदि के जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या संशोधित किया जा सकता है, ताकि अनुशासन और कर्तव्य पालन बनाए रखा जा सके। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? ये दिए गए हैं भाग 4 में। आंसर है ऑप्शन बी। और कौन कौन से आर्टिकल्स इनमें शामिल हैं? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इनको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। इसका मतलब यह है कि इनके उल्लंघन पर हम अदालत में नहीं जा सकते, और इन्हें हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये प्रावधान है आर्टिकल 39A में। और आर्टिकल 39 कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, और ये कब हुई थी? 1976 में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना। गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता
इसके अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। और इसी अनुच्छेद के आधार पर नालसा का जो गठन है वो किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। नालसा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। न्याय संगत एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 42 में। आंसर है ऑप्शन बी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत श्रमिकों, विशेषकर महिला कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। और इसी के आधार पर जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की स्थापना की गई थी। मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ये कब हुई थी? 1976 में। और कौन सी जो हमारी इसके लिए जो रिकमेंडेशन थी वो कौन सी कमेटी ने दी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। उसके आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। और बाद में 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड की गई और इनकी संख्या हो गई 11। और ये कौन सी ऐड की गई इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है? यह निर्देश देता है आर्टिकल 44। समान नागरिक संहिता का जो संबंध है वो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि जो व्यक्तिगत कानून है, हमारे पर्सनल लॉज हैं, उनसे इनका संबंध है। हम गोवा को अक्सर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का उदाहरण मानते हैं क्योंकि वहां एक समान सिविल कानून व्यवस्था लागू है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये प्रावधान है आर्टिकल 45 में। आंसर है ऑप्शन बी। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत जैसे हम देखते हैं आंगनवाड़ी और ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो ऐसी योजनाएं हैं, ये इसी आर्टिकल की जो संवैधानिक भावना है उसको सुनिश्चित करने के लिए की गई है। लोक स्वास्थ्य में सुधार और नशीले पेयों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 27 में। आंसर है ऑप्शन बी। यह आर्टिकल राज्य को निर्देश देता है कि वह जनता के पोषण सत्र यानी कि न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ में सुधार करे तथा जो स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक नशीले और मादक पदार्थ हैं उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे। कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 48। आंसर है ऑप्शन बी। और ये अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह कृषि
और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करे तथा जो दुधारू पशु हैं उनके वध पर रोक लगाने का प्रयास करे। पर्यावरण की रक्षा और सुधार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 48 ए में। और ये अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कार्य करे। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इनके सेपरेशन को कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो इसके लिए है अनुच्छेद 50। आंसर है ऑप्शन सी। ये अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से सेपरेट करने के लिए कदम उठाए और इसका जो उद्देश्य है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को सुनिश्चित करना है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है आर्टिकल 51 में। और आर्टिकल 51 यह प्रावधान करता है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को आर्बिट्रेशन से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य किस भाग में निहित हैं? जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से भाग में दी गई हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं पार्ट 4 ए में। आंसर है ऑप्शन सी। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? पहले थी 10 और बाद में एक और ऐड हो गई, अब हो गई इनकी गिनती 11। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, स्वर्ण सिंह समिति ने। आंसर है ऑप्शन बी। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो ये ली गई थी सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर से। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना। और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद ऐड किया गया था? इसके लिए ऐड किया गया था 51 ए क्लॉज के। और इसके लिए माता पिता और गार्डियंस को ये कि यह ड्यूटी बनती है कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा वो है जो मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं आता? तो वो है टू वोट इन इलेक्शंस। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल नहीं है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तीनों उनमें शामिल हैं। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, पर्यावरण की रक्षा करनी। आगे है किसी लोक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य पूरा करने का आदेश
देने हेतु कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इसके लिए जारी की जाती है परमादेश, मैंडेमस। आंसर है ऑप्शन सी। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है वी कमांड, वी कमांड। वी कौन? जुडिशियरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। और ये रिट लोक अधिकारी, निगम, न्यायाधिकरण या सरकारी संस्था के विरुद्ध जारी की जा सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण करने पर कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इसके लिए जारी की जाती है ऑप्शन बी, क्यो वारंटो। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। और यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति बिना वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल अथॉरिटी के किसी पब्लिक ऑफिस पर बैठा हो और न्यायालय उससे पूछता है किस अधिकार से तुम यह पद धारण कर रहे हो, तब बोला जाता है बाय व्हाट अथॉरिटी। निम्न न्यायालय को कार्रवाई जारी रखने से रोकने हेतु कौन सी रिट जारी की जाती है? अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय में कोई केस, कोई ट्रायल चल रहा है और उसको रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो वो जारी की जाती है प्रोहिबिशन। आंसर है ऑप्शन सी। निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने के लिए, उनको क्वैश करने के लिए, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको निरस्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इसके लिए जारी की जाती है ऑप्शन ए, सर्श्योरी। स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने से सुरक्षा किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? इसके लिए है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अनुसार किसी अक्यूज्ड पर्सन को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहा जाता है। और जब किसी व्यक्ति को और एक बात इसमें और ऐड करनी है कि अनुच्छेद 20 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मनमानी गिरफ्तारी और निरुद्धीकरण यानी कि डिटेंशन के से सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? इसके लिए है अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22। आंसर है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 22 व्यक्तियों को मनमानी गिरफ्तारी और डिटेंशन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ये गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों की गारंटी देता है। कौन कौन से अधिकार हैं? कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी लेने का अधिकार है। उसको जानकारी दी जाएगी कि उसको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, वह अपनी पसंद के वकील से परामर्श कर सकता है और उसको अपना बचाव करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भाग 3 से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो यह था राइट टू प्रॉपर्टी। आंसर है ऑप्शन सी। ये पहले एक फंडामेंटल राइट था, अब ये एक लीगल राइट है।
और इसकी व्यवस्था कौन से आर्टिकल में थी? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। और अब ये कौन से आर्टिकल में शामिल है? तो ये है 300 एंड ए में। कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? किसी से उसकी पर्सनल लिबर्टी और उसकी लाइफ नहीं छीनी जा सकती, सिर्फ और सिर्फ जो वैधानिक प्रक्रिया है उसके द्वारा ही छीन सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो यह प्रावधान करता है आर्टिकल 21। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है? इनमें से वो कौन सा है? हम पहले भी बात कर चुके हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ। और कौन से आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 14 में। अनटचेबिलिटी की प्रथा के लिए दंड निर्धारित करने हेतु संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? इसके लिए संसद बना सकती है आर्टिकल 35 के अंतर्गत कानून। और सिर्फ संसद ही बना सकती है, कोई भी राज्य विधानमंडल इसके लिए कानून नहीं बना सकता। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? हम हमारे जो डीपीएसपीज हैं उनको तीन तरह से देखते हैं, गांधीयन, लिबरल और सोशलिस्ट। ये कोई ऑफिशियल वर्गीकरण नहीं है, ये ऐसे ही बना दिया गया है इनकी विचारधारा को देखते हुए, इनकी भावना को देखते हुए। तो अगर यहां पर हम बात करें तो जो गांधीवादी विचारधारा पर कौन सा आधारित है, वो है ग्राम पंचायतों का संगठन करना, जो कि आर्टिकल 40 में दिया गया है। अगर बात करें समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक लिबरल प्रिंसिपल है। और फ्री लीगल एड, ये भी एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व समाजवादी सिद्धांत है? तो सोशलिस्ट इनमें से कौन है? सोशलिस्ट है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आंसर है ऑप्शन बी। किस संवैधानिक अनुच्छेद के द्वारा, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 से जोड़ा गया? अनुच्छेद 39 से जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 के द्वारा। कब हुई थी? 1976 में। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसके लिए है अनुच्छेद 43A। आंसर है ऑप्शन सी। और ये अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह उद्योगों, प्रतिष्ठानों और अन्य उपकरणों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य किस मौलिक कर्तव्य में वर्णित है? कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी में है? प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। इसके लिए है
आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी। और ये प्रावधान करता है कि यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं, उनकी रक्षा और सुधार करे तथा जीवों के प्रति करुणा रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा की भावना विकसित करने का कर्तव्य किस मौलिक कर्तव्य में शामिल है? तो यह शामिल है आर्टिकल 51A सब क्लॉज एच में। आंसर है ऑप्शन ए। कौन सी रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? वी कमांड। हम पहले बात कर चुके हैं, यह है मैंडेमस। आंसर है ऑप्शन बी। कौन सी रिट का शाब्दिक अर्थ है सूचित किया जाए? टू बी इन्फॉर्म्ड। तो यह है सरसरी। आंसर है ऑप्शन ए। धार्मिक संप्रदायों को अपनी धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 26 में, जिसके द्वारा वो मैनेज कर सकते हैं अपने जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं उनके मैनेजमेंट के लिए। सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का अनुमूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 18 में। आंसर है ऑप्शन सी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो किए जाने के समय अपराध नहीं था? वो है आर्टिकल 20 क्लॉज 1। यदि आज कोई नया कानून बनता है जो किसी कार्य को आज दंड की श्रेणी में शामिल कर देता है, लेकिन जब वो कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया था तब वो दंड नहीं माना जाता था, इसके लिए किसी व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं दी जा सकती अगर उसने वो दंड की श्रेणी में शामिल होने से पहले वो कार्य किया है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।